राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर नगेश कुकनूर। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरिया। नगेश कुकनूर, राइटर, एक्टर और डायरेक्टर। हैदराबाद में जन्मे नगेश कुकनूर नायडू आकस्मिक रूप से फिल्मों की दुनिया में आए फिल्मकारों में से एक हैं। नगेश कुकनूर की परवरिश खुले विचारों वाले माहौल में हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1988 में उन्होंने मास्टर्स के लिए अमेरिका का रुख किया, जहां कुछ साल उन्होंने नौकरी भी की। लेकिन विदेश में अपनी नौकरी से असंतुष्ट नगेश की दिलचस्पी फिल्मों के प्रति ऐसी बढ़ने लगी कि 1998 में आखिरकार उन्होंने इंजीनियरिंग के पेशे को अलविदा कह दिया और चल पड़े फिल्मों की दुनिया के जादुई सफर पर। Stop staring at her. She's going to be your sister-in-law. विदेश में तकरीबन 10 साल गुजारने के बाद 1998 में स्वदेश लौटकर नगेश कुकनूर ने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित फिल्म हैदराबाद ब्लूज से बतौर डायरेक्टर बड़े पर्दे पर दस्तक दी, जिसमें वो खुद लीड रोल में नजर आए। Okay. How the hell do you know she likes you? I'm the king and I get to. Yes. हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक नगेश कुकनूर को पहचान तब मिली जब उन्होंने सामाजिक मुद्दे पर आधारित 2005 में आई फिल्म इकबाल का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। मैंने इससे वादा किया है, इसलिए मारूंगा नहीं, पर तू मेरा सब्र मत आजमा। ला। देखिए, बचपन में हिंदी फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले नगेश कुकनूर अब तक तकरीबन 13 फिल्मों को अपने निर्देशन से निखार चुके हैं, जिसमें तकरीबन 7 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है। अच्छा, पहले खरगोश, फिर गीदड़, चल रहे, और फिर हाथी। चार चराग तेरे बड़न हमेशा, Everybody's talking about peace in the world. Yeah, all we get to see is the pain and the hurt. Say we don't want no war, we don't want no fights, no more guns, no more bombs, no more fists and knives. And all I'm saying, let's give love a chance. All I'm saying, let's give love a chance. बहुत बहुत स्वागत है नगेश जी। थैंक यू। नागेश जी, हमको बताइए कि केमिकल इंजीनियरिंग का पेशा छोड़कर फिल्मों में आने का और ये करीब 20 बरसों का जो सफ़र है आपका, बिल्कुल, उसके क्या अनुभव हैं आपके? अब तो काफ़ी समय गुजर गया है। पहले तो मैं यही जस्टिफाई कर रहा था कि मैं इंडस्ट्री में न्यू कमर हूँ। अब तो वो जो ड्रेडेड टाइटल है वेटरन का, वो ऑलरेडी लग चुका है। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी फील्ड में आप 20 साल रह के एक्चुअली सर्वाइवल भी हो गई आपकी, तो वेटरन टैग इंसल्ट नहीं होती है। इट्स एक्चुअली आई थिंक यूज्ड विद सम डिग्री ऑफ अफेक्शन। पर नहीं, मैंने हमेशा ये कहा कि स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास एक बहुत ही डिसएडवांटेज पे है, क्योंकि एजुकेशन पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और इसमें कोई गलती नहीं है। पर ये भी बार बार बताया जाता है कि एक स्टेबल रूट लीजिए आप।
रिस्क मत लीजिए, अच्छी सी नौकरी ढूंढिए एक गुड एजुकेशन के बाद। फिर एक वो इंडियन चेकलिस्ट होता है जो स्पेशली मिडिल क्लास पे थोपा जाता है, एंड ये कोई प्लान करता नहीं है, क्योंकि माई पेरेंट्स आर द मोस्ट ब्रॉड माइंडेड पीपल, पर फिर भी एक माहौल जो बनता है, योर पियर्स आर ऑल डूइंग द सेम थिंग, तो ऑटोमेटिकली यही हो जाता है कि अरे मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी इंजीनियर बन जाऊँ। स्पेशली अगर आप साउथ के हों और मैं हैदराबाद का हूँ, तो दो रास्ते हैं आपके पास, एक तो है इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, और हम जोक के तौर पे कहते हैं तीसरा फेलियर। तो यू नेवर कॉन्शियसली थॉट कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं बैचलर्स किया, यूएस जाके अपना मास्टर्स किया, फिर उसके बाद नौकरी लग गई, वेरी वंडरफुल सक्सेसफुल जॉब, और फिर ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मुझे पहली बार मैंने अपने आप से ये पूछा कि ज़िंदगी में मैं करना क्या चाहता हूँ। और हमारे यहाँ यूएस में ये एक सिस्टम होता है कि हर इवैल्यूएशन रिव्यू पे आपको यही पूछा जाता है कि 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। और ये सवाल जब मेरे आगे आता था, आपको फिल करना पड़ता था ये कॉलम, एंड एक खौफ सा बैठ जाता था दिल में कि 5 साल के बाद यही करता रहूँगा, और फिर 10 साल के बाद यही करता। एंड मैं जोक के तौर पे यही बार बार कहता था कि माई वर्स्ट नाइटमेयर इज़ हैविंग अ बिग हाउस इन द सबर्ब्स, अ वाइफ, 2 चिल्ड्रन एंड अ डॉग। तो अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो एक तो गारंटी है कि अपने जो मन के अंदर जो सपना था या ज़िंदगी में कुछ और करने का, वो तो गया ही गया। सो बिफोर दैट ड्रीम बिकेम अ हॉरिबल रियलिटी, मैं अपने सफ़र पे निकला, और किस्मत ने बिल्कुल मेरा साथ दिया कि पहली फ़िल्म के साथ ही सक्सेस मिल गई, तो अपना करियर इस लाइन में शुरू हो गया। नगेश जी, जब आपने केमिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ी, तो वो कौन से ऐसे क्रिएटिव सवाल थे, वो कौन सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से आपने फिल्मों में कदम रखा होगा? देखिए, जब मैं अपने पहले फ़िल्म बनाया तो मैं तकरीबन 10 साल इंडिया के बाहर रहा, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि वो 10 ईयर पीरियड में जो मेरे एक्टिव इन्फ्लुएंसेस हुए फ़िल्म मेकिंग के स्टाइल में, वो बिल्कुल सब बाहर के थे। ज़्यादातर अमेरिकन फिल्म मेकर्स का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस रहा मुझ पे। सो जब मैं इंडिया पहुंचा तो एज दे से इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, तो मुझे पता नहीं था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हालत क्या है। मुझे बस ये करना था कि मैं अपने सेंसिबिलिटीज़, वो और उस समय वो सेंसिबिलिटीज़ क्या थे मुझे खुद पता नहीं था, अपने सेंसिबिलिटीज़ के साथ मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा, और फिर उसका जो होगा होगा। अगर मुझ में थोड़ी बहुत नॉलेज होती कि बॉलीवुड की ये स्थिति है, फ़िल्म बनाने के लिए आपको पहले ही लोगों से यू नीड टू नो समवन इन द इंडस्ट्री, स्पेशली उस टाइम पे, आज भी वो सच है, पर बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन दैट थ्रेट इज़ लेस। पर उस समय जब आप सिर्फ 35 मिलीमीटर पे शूट करते थे, ये था कि अगर आप इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते हो तो द चांसेस ऑफ मेकिंग अ फिल्म आर आउट ऑफ द क्वेश्चन। और मेरे जो सेविंग्स थे वो लेके आया, सो आई हैड एन एक्सट्रीमली रिडिकुलस बजट। तो इग्नोरेंस के वजह से आई मेड अ फिल्म द वे आई वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म। मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे उसका होने वाला क्या है, बस ये जानता था कि मैं उसको फिल्म फेस्टिवल्स भेजूँगा, और अगर किस्मत से अगर वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल्स में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने देख ली तो देन माई करियर स्टार्ट्स। बट इट वॉज द लैक ऑफ नॉलेज दैट वॉज माई बिगेस्ट फ्रेंड। अच्छा, हम देखते हैं कि आप खुद जब आपने आंखें खोली होंगी फिल्मों की दुनिया में, तो आपके सामने तो तेलुगु फिल्में रही होंगी। तो तेलुगु फिल्मों को छोड़कर आपने बॉलीवुड, कोट अनकोट बॉलीवुड की दुनिया में ही अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन क्यों तलाशने की सोची होगी? नहीं, हैदराबाद एक बहुत ही यूनिक सिटी है एंटायर सदर्न इंडिया में। हाँ, इट्स द कैपिटल ऑफ द तेलुगु पीपल लूजली, पर हैदराबाद की एक बिल्कुल अलग कल्चर है। जैसे हम तेलुगुज़ हैं, नायडूज़ हैं, पर मेरे पिताजी आज भी उर्दू में
लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, उर्दू पोइट्री के बहुत शौकीन हैं, वो एक हैदराबाद का निज़ाम का माहौल रहा। सो द इन्फ्लुएंसेस और मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले तक इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बॉलीवुड टेरिटरी हैदराबाद थी। इट वाज कॉल्ड निज़ाम। निज़ाम टेरिटरी वाज द बिगेस्ट टेरिटरी फॉर बॉलीवुड। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ज़्यादातर एक्चुअली हिंदी फिल्में देख के बड़ा हुआ और बहुत कम तेलुगु फिल्म्स देखा मैं। द ओनली तेलुगु फिल्म्स विच आई वॉच्ड जब मैं छोटा था वेर माइथोलॉजिकल्स, रामायण, महाभारत, जो भी है, एन.टी. रामाराव के ढेर सारे फिल्म्स में देख चुका हूँ। बट 90% ऑफ माई इन्फ्लुएंस या बॉलीवुड का था या फिर ओकेजनली जो हॉलीवुड फिल्में आती थी हैदराबाद में उनको देख के। सो तेलुगु मेरी मदर टंग है, पर मैं हैदराबाद में रह के ज़्यादातर दक्खनी बोलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ वही बोलता हूँ। तेलुगु ऑर्डर देखा जाए तो तेलुगु दक्खनी से कम बोलता हूँ मैं। सो दैट्स द रीज़न। और मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में फ़िल्म बनाने कोशिश करो तो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग। लोग बोलते हैं फिल्म इज़ अ विजुअल मीडियम, फिल्म इज़ अ विजुअल, इट्स नॉनसेंस। क्योंकि कम से कम 100 साल से तो फिल्म इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। अगर एक्टर डायलॉग डिलीवरी जो नुआंसेस हैं अगर वो ठीक से समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती तो द फिल्म फॉल्स फ्लैट। तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ अ लैंग्वेज, और कोई भी लैंग्वेज के नुआंसेस ज़्यादा बोलने से आता है, देन यू ब्लाइंडली शुडंट अटेम्प्ट अ फिल्म। और सिर्फ इसकी वजह से मैंने आज तक तेलुगु में फ़िल्म बनाया नहीं, बनाऊंगा, पर उसके लिए मुझे इतनी होमवर्क करनी पड़ेगी कि आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि आप ने जब अपने केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के बिल्कुल आखिरी दौर में किसी इंस्टीट्यूट में फिल्म मेकिंग सीखी भी, जबकि नहीं। अच्छा, सिर्फ 1 हफ्ते का एक फ़िल्म प्रोडक्शन कोर्स लिया था मैं। तो फॉर्मली मैंने फ़िल्म मेकिंग कभी सीखा नहीं। फिल्म प्रोडक्शन पे एक लूजली एक हफ्ते का कोर्स लिया और एक्टिंग मैंने सीखा। ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल के लिए मैं एक्टिंग करता रहा अटलांटा में। बट एनीवेज, हाँ, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि रामा रेड्डी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर 3 साल, 4 साल, 5 साल या यहाँ तक कि 2 साल का भी कोई ऐसा कोर्स करते हैं और फॉर्मली फिल्म मेकिंग सीखते हैं, तो उस सीखने का एक लोड हमारे ऊपर रहता है, वो हमको एक तरह की कंडीशनिंग हमारी करता है। नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग आप किसी भी आर्ट फॉर्म को लीजिए, उसमें कोई रूल्स नहीं होते। फिल्म स्कूल से निकल के थोड़े फिल्म मेकर्स फैंटास्टिक फिल्म्स बनाते हैं, थोड़े फिल्म मेकर्स विदाउट एनी एजुकेशन फिल्म्स बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, माई एजुकेशन वाज जस्ट वॉचिंग मूवीज़। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा यही कहा कि अगर आपके पास पैसा और टाइम है तो 100% आप फिल्म स्कूल जाइए, क्योंकि वो माहौल में, वो एनवायरनमेंट में इतने सारे दरवाज़े खुलते हैं आपके दिमाग में। इट्स फैंटास्टिक। और अगर आपको वो इंक्लिनेशन नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप फिल्म मेकिंग इतनी इंस्टिंक्चुअल प्रोसेस है कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लें। सो कहते हैं ना, देयर इज़ नो वन शू दैट फिट्स ऑल, इट्स लाइक दैट। सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन दिस वे और दैट वे। जब आपने हैदराबाद ब्लूज़ बनाई, जो करीब आपकी पहली फिल्म ही है, तो उस फिल्म को बनाते हुए तब क्या सपना था और इन 20 वर्षों में क्या बना उसका? वेल, सपना यही था कि वो फिल्म हिट हो जाए। हिट होने का मतलब, मुझे कभी भी बॉलीवुड, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में मुझे कुछ आई डिडंट वांट अ प्लेस, वो मेरा सपना कभी भी नहीं था। मैंने हमेशा ये कहा कि आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल फिश इन अ बिग पॉन्ड, एंड दैट बिग पॉन्ड इज़ वर्ल्ड सिनेमा। उसमें अगर मेरा एक छोटी सी जगह बन जाता है तो ग्रेट। सो दैट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि पहली फिल्म चल जाए और फिर करियर ऑप्शंस खुल जाएं। अगर आप कहते हो कि एक क्लियर कट सपना क्या था, बस यही कि मैं अपने टाइप के फिल्म्स
वो क्या है मुझे भी पता नहीं, क्योंकि हर फिल्म में मैं कुछ ना कुछ अलग जॉनर ट्राई करता हूँ, अपने टाइप के फिल्म्स बनाता रहूँ और उसके लिए मुझे पैसे मिलता रहे। एंड आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट मैं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इतने सालों में मैंने 15 फिल्म बनाए, सो इट्स अ रीज़नेबल नंबर। पर जब आप इंडिपेंडेंट एरिया में ऑपरेट करते हो तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं पैसे रेज़ करने के चक्कर में, क्योंकि एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है जहाँ पे हीरो हीरोइन एंड पैकेजिंग होता है, और वो पैकेजिंग मैंने आज तक की नहीं। हाँ, 2 बड़े स्टार्स के साथ फिल्म्स बनाया मैं, एक जॉन के साथ आशाएं और अक्षय के साथ 8/10, बट वो भी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट अप्रोच से बनाया, वो स्क्रिप्ट्स मेरे ही थे। सो आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट फ्रस्ट्रेशंस तो रहे जब फिल्में चलती नहीं हैं, और मेरे काफ़ी फिल्म्स चली नहीं, डेफिनेट फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, पर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, अप्स एंड डाउन्स। सो आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट आई हैव बीन सक्सेसफुल। एक क्रिएटिव आदमी के सामने कुछ उसके अपने बड़े क्रिएटिव कंसर्न्स होते हैं। आपके क्या क्रिएटिव कंसर्न्स थे, और अपने टाइम और अपने उस ज़माने में जो आप सोच रहे थे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो आपको परेशान कर रही थीं और उसको बतौर फिल्मकार आपको कहना ही कहना था? ये मैंने हमेशा अपने आप को सिर्फ एक ही टैग दिया, वो है स्टोरी टेलर। मैनी कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें राइटिंग भी होती है, एक्टिव डायरेक्शन भी होता है, प्लानिंग होती है, बट एट द सेंटर आई वांट टू बी अ स्टोरी टेलर। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्टलेसनेस है मुझ में कि इतने सारे कहानियाँ अभी बाकी है, और मैं बस स्लोली एक के बाद एक करता जा रहा हूँ। व्हाई कांट आई मेक फिल्म्स फास्टर? कई ऐसे टॉपिक्स हैं, ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये सब कॉजेज़ क्लोज हैं। मैं इनमें बहुत बिलीव करता हूँ, और जितनी हो सके उतना आई वर्क इन दोज एरियाज़। बट लक्ष्मी को छोड़ के मैंने ऐसी कोई भी फिल्म कॉज को लेकर के नहीं बनाया। आप अगर धनक की बात करेंगे, जो मेरी मोस्ट रीसेंट फिल्म है, वो कहानी को, द स्टोरी इज़ ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, कहानी से ही मैं शुरू करता हूँ, और फिर उसमें ऐसे एलिमेंट्स वर्क करता हूँ विच आई फील देयर इज़ समथिंग इन मी एज अ फिल्म मेकर दैट आई वांट टू टेल। मगर अगर कहानी काम नहीं करता है तो द रेस्ट इज़ वेस्ट। बिकॉज ये जो कॉज फिल्म्स होते हैं ना, बहुत ही बोरिंग होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर को बस यही कैमरा के साइड खड़े रह के बार बार ज्ञान देना, आई डोंट लाइक दैट। पर लक्ष्मी सिर्फ एक ऐसी फिल्म थी, मैं काफ़ी ट्रैफिक गर्ल्स के साथ काम करता रहा, और उनकी जो सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और आई थिंक आई कैन डू द ग्रेटेस्ट सर्विस बाय टेलिंग देयर स्टोरी। तो वहाँ से मैंने वो फिल्म शुरू की थी। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं तो उस वक्त जो बाज़ार के अपने जो फार्मूला चल रहे हैं, और उसमें आजकल तो एक बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह आपको उसमें कुछ 8 इमोशंस पॉइंट होंगे, कुछ चेज सीन होंगे, कुछ गाने होंगे, कुछ रोमांस होगा, कुछ मिस्ट्री होगी, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनाकर लोग फिल्में बनाते हैं ताकि उनका एक सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाए। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप उसी चीज़ को करिए जिसमें आपका बिलीफ 100% हो, क्योंकि फ़िल्म बनाना कोई आसान बात नहीं है। कमर्शियल फ़िल्म हो, नॉन कमर्शियल फ़िल्म हो, ये एक बहुत लंबा सफ़र है, और अगर आप सुपर फास्ट भी फिल्म बनाएं तो आपको 8 महीने लगता है। 8 महीने में टू कीप योर हेड स्ट्रेट, कि बार बार आप सुबह उठते हो और अगर आप अपने आप से खुश नहीं होते हो कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरा बिलीफ तो ज़ीरो है, फिर भी मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ किसी ने बहुत फैट चेक दिया हो। सो आज तक मैंने वो साइड पे कभी कदम नहीं रखा। सो आई डोंट नो वो साइड पे है क्या। मैं मैं अपने पीयर्स को देखता हूँ जो आपने कहा बड़े बड़े फिल्में बनाते हैं, उनका एक सेट पैटर्न होता है या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट आई नो
कोई भी अगर मुझे ये कमर्शियल जो कहते हैं, जो एक चेकलिस्ट होता है, उस बेसिस पे अगर कोई भी फाइनेंसर या प्रोड्यूसर मुझे अप्रोच करता है तो माई इंटरेस्ट इज़ नॉट देयर, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरी एक बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है एंड आई लाइक टू अप्रोच इट लाइक दैट, सो इट डजंट इंटरेस्ट मी। एक और देखिएगा कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो है इम्पॉर्टेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फ़िल्म तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे, लेकिन फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे मल्टीपल स्क्रीन्स तक पहुंचाना, उसका डिस्ट्रीब्यूटर तलाशना, वो उसको एग्जिबिटर्स मिल जाएं, ये भी एक ऐसा एरिया है। इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है क्योंकि द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्म बनाना ऑनेस्टली आसान तो नहीं बोलूँगा, पर एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान है, बिकॉज़ ये प्रोसेस ज़्यादातर आपके कंट्रोल में है। एक कहानी बनती है, आप बिल्कुल डायरेक्ट करते हो, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इतना फिकल है, यू डोंट नो। एंड में आके ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। पिक्चर बन जाती है, फिर आप 6-8 महीने वेट करते हो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए जो एक्यूरेटली फिल्म को प्रोजेक्ट करें, जो एक्चुअली मनी इन्वेस्ट करें उसकी पब्लिसिटी के, ब्ला ब्ला ऑल दैट। आप लक्ष्मी की बात करें, प्लानिंग चली ऑलमोस्ट 6-8 महीने के लिए, और फाइनली हमें जो स्क्रीन्स मिले वो इतने हॉरिबल थे एंड वो स्क्रीन के टाइमिंग्स इतने हॉरिबल थे कि पिक्चर के चलने का चांस ही नहीं था। मैं 100% मानता हूँ टॉपिक डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं कि लोग उठ के अरे लेट्स गो सी अ मूवी ऑन सेक्सुअल ट्रैफिकिंग करते आएंगे, आई नो दैट, बट फिर भी एक फेयर चांस होता है फिल्म को ब्लॉसम होने का, वो दिया नहीं गया, बट दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट ऑन धनक जो डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसे स्पेंड हुए वो बिल्कुल सही, जिसका वो प्लेटफॉर्म मिला वो बिल्कुल सही था, एंड देन यू सॉ कि पिक्चर चली, सो इट्स लाइक दैट। अब खुशी की बात यह है कि जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इट्स बिकमिंग ऑब्सोलीट, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे खुल गए हैं, स्पेशली द यंगर ऑडियंस, जो हमारे बल्क ऑफ द फिल्म व्यूइंग ऑडियंस है 18 to 35, वो लोग बार बार 300 रुपये खर्च करके थिएटर के अंदर जाते नहीं हैं। देयर नंबर्स हैव ऑल्सो बिन फॉलिंग। वो अपने सेल फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, होम टीवी कनेक्टेड टू नेटफ्लिक्स, ये चैनल्स पे एक्चुअली देख रहे हैं। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ गया है फिल्मों में। अगर आप मेन स्ट्रीम बड़े बड़े फिल्म बनाओ तो आपको ट्रेडिशनल रूट जाना ही है, क्योंकि उसकी रिकवरी पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लेक्सेस के थ्रू ही होते हैं। पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप थिएटर में ही पहुँचो, बिकॉज़ वो जो ईगो की बात है वो आई डोंट केयर, मुझे ऑडियंस तक पहुंचना है, एनीवे इज़ फाइन। तो अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टेक ऑफ होते हैं, देखते हैं अगले 2-3 साल में होता क्या है, एवरीवन इज़ रशिंग टू दैट, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं छोटे छोटे फिल्में बनाऊंगा, जो कहानियाँ मुझे बतानी है उस पर फोकस करूँगा, और उसके लिए ऑडियंस तो मिल ही जाए। इवन नाउ अगर आप पूछें कि इंडिया में कौन से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनके फिल्म्स मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार अभी काम बाकी है, वो तो 2 ही रहे हैं मेरे लिए। एक तो है ऋषिकेश मुखर्जी और दूसरे तेलुगु डायरेक्टर है के विश्वनाथ। सो आई फील स्पेशली ये रिसेंटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइव रही है कि के विश्वनाथ एक टाइम पे 3-4 ऐसे फिल्में बनाए जो 100 years के लिए इट विल बी अ क्लासिक इन तेलुगु सिनेमा। शंकराभरणम, स्वाति मुत्यम, सागर संगमम, ये सब। मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है वेयर आई कैन, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी एक्ट है। एक आध बार मैं भी सक्सेसफुल रहा इकबाल और डोर के साथ, कि आप कमर्शियल और आर्ट सिनेमा को किस तरह से दोनों पे एक पैर रख के वो बैलेंसिंग बीम पे आप डांस करो। सो आई वॉन्ट टू डू वन ऑफ दोज फिल्म्स, के विश्वनाथ टाइप फिल्म्स। आई फील कि जिस तरह से मैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को पोर्ट्रे करता हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू ऋषिदा। आई थिंक इन द वे जो मेरे कैरेक्टर्स बोलते हैं, आई थिंक इट्स क्लोज टू ऋषिदा। गारंटी के साथ तो बोल नहीं सकता, पर आई वॉन्ट टू try and do a beautiful musical at one point like के विश्वनाथ।
एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए ये बहुत आसान है कि वो अपनी ही फिल्म बनाए और उसमें ख़ुद को ही कास्ट कर ले। You're absolutely right. अब ये बताइए कि ये जो एक्टिंग है आपके अंदर कि बतौर एक्टर अब अपने को किसी फिल्म में या कपल ऑफ फिल्म्स में जब आप करते हैं कास्ट, तो कोई आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि कोई कश्मकश नहीं होती कि इस काम को XYZ कोई दूसरा आदमी भी अच्छा कर सकता, मैं ही क्यों इसमें ख़ुद को कास्ट करूं? 100% आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर जैसे मैंने कहा मैं 3 साल एक्टिंग में मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो आई अंडरस्टैंड एक्टिंग। अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग और बीइंग अ गुड एक्टर दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम अ गुड एक्टर। एक आध बार मुझे ऐसा लगता है, इफ़ यू लुक एट द लार्जर रोल्स, कि मैं इस रोल को आई अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। हैदराबाद ब्लूज़ में तो मुझे कोई चॉइस था ही नहीं, क्योंकि वो कहानी मेरी थी और उस टाइम पे वो जो अमेरिकन एक्सेंट है वो सब आई डिडंट फाइंड एनीवन। तो उस फिल्म को छोड़िए, उसको छोड़ के मैंने सिर्फ 2 फिल्म्स में बड़े रोल्स की। वो एक था 3 दीवारें और दूसरी लक्ष्मी, और दोनों में मुझे ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर को मैं परफेक्टली समझ रहा हूँ, जिस नज़रिए से लोग इसको पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। और मैंने फ्यू एक्टर्स के साथ बात की थी, स्पेशली विद लक्ष्मी, टू अंडरस्टैंड। आई फेल्ट कि इसको ओवर पावर कर देंगे, ओवर मेलोड्रामेटिक कर देंगे। सो अब ये सही है या गलत, एंड में सिर्फ ऑडियंस बोल सकता है। एंड लोग बोलते हैं यार बार बार तो अपने आप को कास्ट क्यों करता, वो भी बोलते हैं। लक्ष्मी के बाद किसी ने कहा आई वॉज रियली सरप्राइज्ड विद योर वर्क। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। और अब बड़े बड़े एक्टर्स को भी लीजिए, सुपरस्टार्स को लीजिए, देयर आर पीपल हु लव देम, देयर आर पीपल हु हेट देम। तो इस सब्जेक्टिव फील्ड में मैं एक इंट्यूशन के तौर पे एक आई गो विद, हाँ आई थिंक आई कैन डू दिस रोल वेल। इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड। हालांकि आपने इस बात का जिक्र पहले भी किया बातचीत में कि आप स्टोरी टेलिंग को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कौन सी कहानियाँ हैं जिनको आप आज से सन 2000 से 2016 हो गया, इस गुज़रते हुए वक्त में आपको कौन सी कहानियाँ ऐसी लगती हैं जो ज़रूर ही कही जानी चाहिए? अपने समय के सवाल वो क्या हैं जो आपको परेशान करते हैं? एक मेरा ये डिज़ायर है कि मैं हर जॉनर में एक फ़िल्म करूं। ओके, तो अभी थोड़े जॉनर्स बाकी है, जैसे साइंस फिक्शन, एक फुल ब्लोन एक्शन फिल्म। और लोग हंसते हैं जब भी मैं कहता हूं कि मुझे एक फुल एक्शन फिल्म करनी है, कि बट यू मेक सेंसिटिव सोशल फिल्म्स। हाँ, वो भी बनाता हूं, पर आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट। पर इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, one of the things that I've been thinking a lot about is old age. And especially अगर आप कोई old actor या old character पे आप film बनाओ, तो people always tell you, अरे यार ये चलेगी नहीं, और it doesn't work. But I feel that, not because I'm getting old, or I still think there is a little ways, but I think अगर अपने कंट्री की बात करें, सोशली इतने सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो गए दैट फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ फॉलन अपार्ट। एंड नाउ ओल्ड पीपल जो पहले कहते थे कि इंडिया में फैमिली स्ट्रॉन्ग एंड द बच्चे अपने माँ बाप को देख लेते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। एंड यू आर सीइंग मोर एंड मोर ओल्ड एज होम्स पॉप अप। सो आई फील दैट एक ऐसी कहानी मैं आई वांट टू टेल वन लाइक दैट, एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल अ क्रेजी रॉक म्यूजिकल। तो ये दोनों इतने सारे एक्सट्रीम्स है, बट आई फील आई कैन अपील टू द ओल्डर जनरेशन और उनके साथ साथ यंगर जनरेशन के लिए एक मैड रॉक मूवी भी बनाऊँ। सो इमीडिएट जो मेरे माइंड में है उनकी बातें कर रहा हूँ, ये कल बदल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आइडियाज़ आते रहते हैं मैं स्क्रिप्ट्स लिखते रहता हूँ। वो फिल्म बने या ना बने, आई डोंट कंसर्न माई सेल्फ। सो विल सी। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे नगेश जी कि ये जो बतौर केमिकल इंजीनियर अपना एक सक्सेसफुल करियर छोड़कर फिल्मों में जो आना था और जो ये 20 बरस गुजरे, उससे उसका क्या नतीजा क्या निकला, कि क्या सोचकर आए थे कि वो जो एक इनोसेंस था कि अब चलो फिल्में बनाते हैं और उसमें अपनी बात कहेंगे, अपना करियर उसी में तलाशेंगे, तो क्या नतीजा क्या निकला और क्या इसमें
आपको क्या निचोड़ क्या निकला, क्या अभी क्या आप सोचते हैं? आई थिंक एक सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि ये जो ट्रस्ट चीज़ होती है वो इस इंडस्ट्री में घुसने के बाद कम्प्लीटली लोगों पे से उठ गया। ये जो विश्वास होती है, एक बेसिक ह्यूमन ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये इतनी कटथ्रोट बिजनेस है। सी प्रोफेशनल चॉइसेस, रिजल्ट्स नॉट रिजल्ट्स, वो फ्रस्ट्रेशंस तो होती रहती है, यार एक्चुअली वो पिक्चर मुझे नहीं करना चाहिए था या उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, यू नो आई शुड हैव जॉइंड हैंड्स विद दिस पर्सन। ये जो रिग्रेट्स हैं वो आते रहते हैं। बट सबसे बड़ी एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे एक रिग्रेट है कि आई स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, क्योंकि इस बिज़नेस में इतने सारे सिचुएशंस ऐसे आए जो मेरा ट्रस्ट किसी ने तोड़ा कि आई जस्ट स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल। अगर कोई भी मुझसे कुछ कहता है तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग ये आता है कि इसको क्या चाहिए और ज़रा संभल के चल, क्योंकि ये आगे जाके धोखा देगा। दैट इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट। अदर देन दैट आई एम एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक गाय। नगेश जी, बातों का ये जो सिलसिला था वो करीब करीब हमारी तरफ से पूरा हो चुका है। आखिर में कोई ऐसी बात जो आप खुद कहना चाहते थे और वो सवाल हमने नहीं पूछा, वो आप कह सकते हैं इस वक्त। बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स आके मुझे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये है, माई सिचुएशन इज़ सिमिलर टू यू, माई सिचुएशन। जब मैं फिल्म मेकर बनने चला तो ऑब्वियसली सेल्फ डाउट तो बहुत था कि ये सेफ ज़िंदगी छोड़ के, स्टेबिलिटी की ज़िंदगी छोड़ के कुछ और करूँ, यू नो ब्ला ब्ला ऑल दैट। पर मैंने एक ही नाइकी से ये एक स्लोगन चुराया और उसको एक बड़ी पोस्टर बना के अपने बेड के आगे दीवार पे चिपका दिया और उस पे ये था, जस्ट डू इट। बस दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज टेल यंग फिल्म मेकर्स, इसमें कोई मैजिक फार्मूला है नहीं, जस्ट डू इट। बहुत बहुत शुक्रिया नगेश जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। ये थे नगेश कुकनूर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। फ़िलहाल इरफान आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। पेश होंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। उड़ने का मन हो, उड़ जाना जब उड़ने का मन हो, परों से राय का लेना तू ही तेरा हौसला। लिखने दे जो भी लिखता है लम्हा, उसके हाथ रोकना। केश में सूरज घूस के चलना, कभी कोई रात मिले ना। सुनरी बावली तू अपने लिए खुद ही मांग ले दुआ, कोई तेरा ना होना।